हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व। हम सॉल्व करेंगे 1 सितंबर 2023 के पहले शिफ्ट का जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस से कि भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो भीतरगांव मंदिर है ये कानपुर के पास उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। और इसका अगर हम निर्माण की बात करें कि कितना पुराना है, तो ये लगभग 6वीं शताब्दी में इसको बनाया गया, तो आज से लगभग 1400 साल पहले इसका निर्माण हुआ। और इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान कराया गया, मतलब अलग अलग गुप्त साम्राज्य के जो राजा होंगे उन्होंने अपनी अलग अलग पीढ़ियों में इसका निर्माण कराया, लंबे वक्त तक चला। और जो ये मंदिर है बहुत पुराना हिंदू मंदिर है, और ये मंदिर भगवान शिव और विष्णु के लिए समर्पित एक टेम्पल है। ठीक है, ये काफी प्रसिद्ध और पुरातत्व है, इसलिए इसकी महत्वता बढ़ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जब भी हम बैंक में कोई अकाउंट खुलाते हैं तो दो अलग कार्ड की बात आती है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आप हमेशा सोचते होंगे जिससे पैसे डालते होंगे तो वो क्रेडिट या डेबिट, या जिससे पैसे निकाले तो डेबिट क्रेडिट इससे तय होता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर अलग होता है। छोटा सा अंतर है लेकिन काफी अंतर है। देखिए, जो डेबिट कार्ड होता है वो साधारण लेन देन के लिए होता है। जैसे आपने बैंक खाता खुलवाया और आपके बैंक में आपने 2000 रुपए डलवाए, तो कार्ड के थ्रू आप इस पैसे का यूज किसी भी दुकान या शॉप में कर सकते हैं जहाँ पे डेबिट कार्ड वो लोग लेते हो, तो डायरेक्ट आप अपने 2000 रुपए का यूज कर लेंगे। लेकिन आपको 2000 रुपए अब आपके बैंक में है, आपको 2000 की नहीं लेकिन 3000 की जरूरत है, तो आपको 1000 रुपए बैंक से लोन लेना है। तो आप उस लोन को क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे आपको एक सिंपल या बहुत ही कम इंटरेस्ट पर बैंक आपको 1000, मतलब जितना आपको चाहिए एक निश्चित सीमा कर दी जाती है, उतना लोन आपको वो बैंक दे देता है। ठीक है, तो लोन लेने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन साधारण लेन देन के लिए हम डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। तो ये सिंपल अंतर है दोनों के बीच। डेबिट कार्ड में कोई भी इंटरेस्ट और फीस नहीं लगती, लेकिन क्रेडिट कार्ड में लगती है। तो आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्रेडिट कार्ड व्यक्तिगत प्रयोग खरीदी के लिए होता है, तो नहीं होता। क्रेडिट कार्ड पिन की आवश्यकता होती है, हस्ताक्षर की दोनों में पिन की आवश्यकता होती है। डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में ब्याज दरें कम होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। डेबिट कार्ड पर कोई इंटरेस्ट लगता ही नहीं है। लेकिन बात किया जाए तो लास्ट ऑप्शन, जी हाँ, कि डेबिट कार्ड का उपयोग सीधे खाते में और लेन देन के लिए होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को एक निश्चित सीमा तक लेन लिया जा सकता है। यानी आपकी एक सीमा होगी, लिमिट होगी आपके अकाउंट के हिसाब से कि आपके अकाउंट 1 लाख या 2 लाख कितने रुपए तक आप लोन ले सकते हैं या उधार ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जल राजमार्ग का एक हिस्सा है, निम्नलिखित कुन दो शहरों को जोड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे, आप कह सकते हैं नेशनल हाईवे। तो देखिए, स्वर्ण चतुर्भुज एक परियोजना लाई गई मोदी सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत के जो 4 बड़े शहर हैं, मेजर शहर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, उन 4 शहरों को आपस में जोड़कर एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाना, कि उनके आपस में जोड़ेंगे वो, तो जिससे उनके आने जाने का रास्ता कम हो, जो समय है वो कम हो जाए। उसके लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, वो प्रोजेक्ट था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। वो 4 बड़े शहर कौन से हैं, पहली बात तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं 4 शहरों को जोड़ेगा, इसके बीच कई और बड़े शहर भी आ सकते हैं जो इन 4 से छूटे हैं। तो ऐसे ही जब पूरब पश्चिम गलियारे की हम बात करते हैं, मतलब ये अलग अलग गलियारों में बसा है, जब ये पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तो उस गलियारे को कह देते हैं पूरब पश्चिम गलियारा। तो ऐसे जो गलियारा है, उस गलियारे में ये किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर के। गुजरात के साइड सिलचर को और पूरब के साइड सिलचर को जोड़ देता है। ठीक है, सिलचर को जोड़ता है। तो ये ठीक है, तो और जो सिलचर से पोरबंदर के बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते को कहते हैं NH-27। ठीक है, NH यानी नेशनल हाईवे 27, इस रास्ते का नाम है सिलचर और पोरबंदर हाईवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत। देखिए, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, गुरु मानते थे स्वामी विवेकानंद जी।
तो उन्हीं के नाम पे एक मिशन की शुरुआत करते हैं, वो धार्मिक मिशन, रामकृष्ण मिशन। इसका जो आइडियल्स थे वो 4 आइडियल्स उन्होंने बनाए, जनाना, भक्ति, कर्म और राजयोग। ये जो 4 शब्द हैं, उन चारों को उन्होंने अपने आइडल बनाकर 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। बेलोर मठ जो कि इसका हेडक्वार्टर वहां पर है, वहां पे वेस्ट बंगाल में इसकी शुरुआत की थी। तो आर्य समाज, प्रार्थना समाज और सत्य शोधक समाज देश के अलग अलग क्षेत्रों में इनकी स्थापना हुई, लेकिन बंगाल में जिस आंदोलन की शुरुआत हुई तो वो आंदोलन था रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास में संविधान, 5वां क्वेश्चन है, संविधान अनुसूची जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 में नारीकोरवन और कुरीविकलन समुदायों की किस राज्य की एसटी सूची में इन्हें शामिल किया गया। एसटी मतलब जनजाति सूची। देखिए, हर राज्य की अपनी एक जनजाति सूची होती है जिन राज्यों में एसटी लोग पाए जाते हैं। एसटी बेसिकली एक क्षेत्र होता है जहां पर काफी पिछड़े लोग रहते हैं, तब उस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को एक नाम दिया जाता है, या वो लोग खुद को ही एक नाम दे के रखते हैं कि हम इस नाम से जाने जाएंगे। तो उसी जाति के, उसी नाम के लोगों को किस जाति में शामिल कर दिया जाता है, एसटी सूची में। तो हर राज्य की अलग अलग जातियां, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं हर राज्य में, और उसके हिसाब से राज्यों की अपनी अपनी एसटी सूची है। अब लेकिन एसटी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसको तय करती है केंद्र सरकार। राज्य सरकार इसकी सिफारिश करेगी कि हमारे यहाँ पे 2 जनजातियां हैं, ये काफी पिछड़ी है, इन्हें हमें एससी से एसटी में या किसी भी समुदाय से निकालकर इन्हें एसटी सूची में डालना है। तो ये सिफारिश करेंगे केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार में जो मंत्रालय होता है, जनजाति मंत्रालय, वो मंत्रालय इस पर चर्चा करेगा, रिसर्च करेगा, देखेगा कि ये सच में पिछड़े हैं नहीं। जो रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट को वो आयोग को देगा, एसटी आयोग, एससी एसटी जो आयोग होता है उसको, और उसके बाद वो भी रिपोर्ट देखने के बाद ये रिपोर्ट मंत्रिमंडल के पास भेज जाती है। जब कैबिनेट इसको जारी कर देता है तो एक विधेयक के द्वारा, संशोधक विधेयक के द्वारा इन 2 जातियों या कोई भी जाति को भविष्य में भी जोड़ी जाए तो ऐसे ही संशोधन करके जोड़ा जाता है। तो एसटी सूची में दूसरा संशोधन होता है, ठीक है। एक किसमें संशोधन हो रहा है, एसटी सूची में दूसरा संशोधन विधेयक 2022 में पेश किया जाता है, जिसमें 2 जनजातियां नारीकोरवन और कुरीविकरण को शामिल किया जाता है। ये संशोधन बिल है, और तमिलनाडु की 2 जनजातियां हैं जिनको इस विधेयक में जोड़ दिया गया। प्रोसेस भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी से खेल से संबंधित नहीं है। अब तैराकी, देखिए, जब तैराकी तो वैसे हम डायरेक्ट तैरते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन जब एक खेल के तौर पे हम खेल की बात करें, आप ओलंपिक्स में भी स्विमिंग आता है, तो हम तैराकी की बात करें तो तैराकी में 4 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। वो स्ट्रोक होते हैं ब्रीस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई, ठीक है। ये तैराकी स्ट्रोक है, स्विमिंग स्ट्रोक्स, ठीक है। इन 4 जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ये स्ट्रोक से ही जुड़े हैं, क्योंकि ये जो पहला, दूसरा और जो चौथा वाला हमारा ऑप्शन है, ये सारे क्या है, स्विमिंग स्ट्रोक्स के एक टाइप्स हैं। लेकिन पेनल्टी ऐसा कोई स्ट्रोक नहीं होता है, स्विमिंग में ऐसा कोई बर्ड भी नहीं होता, ठीक है। इसके जगह पे चौथा स्ट्रोक जो होता है वो होता है बटरफ्लाई स्ट्रोक, ठीक है, जो कि स्विमिंग में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कि राज्य से संबंधित है। यक्षगान, अगर हमें यक्षगान की बात की जाए तो एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, मतलब हमारा लोक नृत्य है ट्रेडिशनल। ये लोक नृत्य कर्नाटक क्षेत्र में होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, ठीक है। और ये नृत्य के अंदर कई कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। बेसिकली ये नाटक फरमाते हैं अपने डांस के थ्रू। महाभारत, रामायण और भागवत के इसमें कुछ जो चरित्र और कथाएं होती हैं, छोटी छोटी कथाओं को ही समेटे हुए एक लोक नृत्य शैली है कर्नाटक की। तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है कर्तव्य और शक्तियों से। किसकी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा से, ठीक है। नियंत्रक महालेखा कौन होता है, सीएजी होता है। सीधे तौर पे कहूँ तो ये सरकार का या केंद्र सरकार का एक सीए होता है, जो सरकार के लेखा जोखा की जांच भी करता है और उसका ध्यान भी रखता है, ठीक है। और
इसकी शक्तियों का वर्णन जो है वो 149 में है, और 149 में सीएजे एक देश का सीएजे होगा, ये संविधान में बताया गया है। वो किस आर्टिकल में बताया गया है? 148 में, ठीक है, कि सीए होगा और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये सब 148 में है, और उसके कार्य क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होंगी, वो 149 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा U7 मतलब अंडर 7 महिला विश्व कप 2022 आयोजित नहीं किया गया? देखिए 2022 में जो फीफा अंडर 70 वुमेन्स वर्ल्ड कप था, उसका आयोजन भारत में किया गया। मेजबानी भारत के हाथ में थी, और उसका आयोजन जब भारत में हुआ तो वो बेसिकली 3 राज्यों में उसकी मेजबानी की, सिर्फ भारत के 3 राज्य, क्योंकि हमारे पास फुटबॉल के ज़्यादा स्टेडियम नहीं है, तो वो बेसिकली गोवा, उड़ीसा और महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्टेडियम है, तो वहाँ पर हमने मेजबानी की थी। गुजरात में कोई भी स्टेडियम नहीं है, मतलब स्टेडियम होंगे लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई स्टेडियम नहीं था कि वर्ल्ड कप आयोजित हो सके। तो हमारा इन 3 ही राज्य गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र ने पूरे देश के अंदर फीफा अंडर 70 वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। 2023 में की बात करें तो 2023 में इस खेल की मेजबानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने की थी, और उसमें 32 टीमें ने पार्टिसिपेट किया था। जब भारत में 2022 में हुआ था तो इसमें 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। बात की जब मेजबानी की, तो भारत को मेजबानी वैसे 2022 की मिली थी, लेकिन जब उस वक्त कोविड-19 था तो उसको ट्रांसफर करके 2022 पे कर दिया गया था, ठीक है। और आज 2024 की बात करें तो ये 2024 में भी हुआ नहीं है, होगा 16 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच। ये डोमिनिकन गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ डोमिनिकन नाम का एक देश है, वहां पर इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट इसी मंथ। नील नदी किस में गिरती है? तो नील नदी, हर नदी एक सागर या समुद्र में जाकर गिरती है, तो वो कौन से समुद्र में जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में। नील नदी की बात कर ले थोड़ी सी, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है, महाद्वीप में। और ये नदी अफ्रीका के ही एक देश है, वहाँ की एक झील है बहुत बड़ी अच्छी, विक्टोरिया झील से इसका निकलना होता है और भूमध्य सागर में मिल जाती है। पूरी नदी सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो पूर्णिमा के दिन तो मनाई जाती है, लेकिन वो हिंदू महीना कौन सा है जिस महीने में बनाई जाती है? तो वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है गुरु जयंती, गुरु नानक देव की जयंती। गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक की पूर्णिमा के चंद्रमा में होता है। पूर्णिमा हमेशा 15वें दिन पर पड़ता है, ठीक है, और कार्तिक माह के 15वें दिन पर जब चंद्रमा होता है, चंद्रमा चल रहा होता है, उस वक्त ये पड़ती है, ठीक है। एक महीने में 14 दिन होते हैं, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा भी होती है, ठीक है। तो कार्तिक की पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ। अगर बात सन की जाए कि सन में पूछ लिया जाए कि गुरु नानक देव का जन्म किस में सन में हुआ, तो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, और इनका जन्म लाहौर के रायवोई तलवड्डी में हुआ था। गुरु पर्व के तौर पे हम इस पर्व को बनाते हैं, और इनका जो जन्म स्थान है अभी पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना MG रनाडे और JB जोशी ने की थी? तो वो सार्वजनिक सभा एक राजनीतिक संगठन था जिसका उद्देश्य साफ था कि देश की आज़ादी के लिए काम करना ही एक संगठन था। आज़ादी से पहले बना एक संगठन था जिसकी स्थापना 2 नेताओं ने मिलकर की थी। मतलब नेता तो कई लोग मिलकर कही थी, महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाले लोग थे वो 2 थे। एक थे महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद MJ रनाडे, ठीक है, और दूसरे थे गणेश वासुदेव जोशी, JB जोशी, ठीक है। और इसमें लगभग इसकी स्थापना जो थी 1870 में हुई थी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर जो पूना शहर था वहां पे इसकी स्थापना की गई। पूना शहर में स्थापना हुई थी, तो पूना सार्वजनिक सभा इसको कहा गया। और इसमें लगभग जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक में रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की? तो एक क्वेश्चन हमारा है, कौन से नंबर का है, चलिए नंबर छोड़िए। 1873 में जो
एक तकनीक आई ब्लैक रिएक्शन तकनीक। उस तंत्रिक से पहली बार तंत्रिका ऊतक की फोटो खींची थी। तो उस तकनीक को उसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे कैमिलो गोल्गी। ठीक है, इन्होंने जो पहली तंत्रिका ऊतक की तस्वीर खींची थी और उसको दुनिया को दिखाया कि देखिए कि वो कैसे दिखती है तंत्रिका ऊतक, और किस तकनीक से खींची गई थी? ब्लैक रिएक्शन तकनीक से 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में T20 क्रिकेट के इतिहास में कितने रन पूरे करने के बाद पहले भारतीय खिलाड़ी बने? तो इसका आंसर है 11,000। 11,000 का उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ अपना एक रिकॉर्ड बनाया विराट कोहली ने T20 इतिहास के अंदर। ठीक है, अभी इसी साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप भी भारत में हुआ। तो मेंस T20 ICC T20 वर्ल्ड कप था, 1 जून से लेकर 29 जून तक ये बनाया गया। इसका होस्ट जो था वो वेस्ट इंडीज और यूएसए मिलकर था। इसमें T20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और भारत इसमें विजयी हुआ था, और जो रनअप था वो साउथ अफ्रीका देश था। ठीक है, ये भी जान लीजिए। और इसका जो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो जसप्रीत बुमराह थे। मोस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी थे अफगानिस्तान के रहमान उल्लाह गुरबज। और जो मोस्ट विकेट्स जिन्होंने लिए, विकेट लेने की बात की तो वो खिलाड़ी 2 थे, दोनों एक ही बराबर विकेट लिए दोनों ने। फजल हक फरूकी 17 रन और अर्शदीप सिंह भारत के ही 17 रन, मतलब 17 विकेट लिए थे। विकेट की बात कर रहे थे। किस नदी का नाम तोंगस्फो के नाम से जाना जाता है? तो त्सांगपो किस नदी को जानते हैं? त्सांगपो होता है ब्रह्मपुत्र नदी। जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत साइड से बहती है तब उसे त्सांगपो, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच उसे क्या कहा जाता है? त्सांगपो नदी। ठीक है, त्सांगपो नदी जो होती है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, इंडिया में आती है, और इंडिया से बह जाने के बाद वो वेस्ट बंगाल के बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो सीधे बात की जाए तो वो 3 देशों में ट्रेवल करती है, तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश। ये निकलती कहाँ से? देखिए, तिब्बत में हिमालय के जब हम उत्तर के साइड जाएंगे तो पूरंग जिला है, उस जिले के अंदर एक कैलाश मानसरोवर झील है, उसके निकट से निकलती है, वहां से नहीं, निकट से। ठीक है, वहां पर इसको येरलुड तशपो कहते हैं, और फिर बाद में इसको तशनपो कहा जाता है। और जब वे इंडिया में आती है तो इसको पूर्ण रूप से ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ये इंडिया में प्रवेश करती है, इसके बाद वो असम घाटी में जाती है, असम घाटी से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जब इस नदी के अंदर पद्मा नदी मिल जाती है तब इसे मेघना नदी कहने लगते हैं। ठीक है, और मेघना नदी के तौर पर जब समुद्र के साथ मिलती है तो वहां पर एक डेल्टा भी बनाती है, उस डेल्टा को कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2030 में अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका है कितने पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बंटवारे उसमें हुए खून खराबे से संबंधित एक किताब लिखी, इसके राइटर थे कमलेश्वर। 2003 में उन्हें इस पुस्तक के लिए कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हिंदी में लिखी गई थी, लगभग इसमें 360 पेजेस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंडेरियन बात हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते वक्त, मैंडेरियन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो साफ बात की जाए तो चीन की भाषा है, लेकिन और देशों की बात की जाए तो जैसे ऑप्शन में दिया है श्रीलंका, तो श्रीलंका की जो ऑफिशियल भाषा है 2 है, एक तमिल है और दूसरी सिंघाला है। सिंघाला और तमिल श्रीलंका की ऑफिशियल भाषा है। अफगानिस्तान की पश्तो और पारी, पश्तो पारी 2 अफगानिस्तान की भी 2 भाषाएं हैं, पश्तो और पारी ऑफिशियल। भूटान की देजुंखा एक भाषा है, वो अफगानिस्तान की है। और देशों की बात करें, पड़ोसी देशों की, नेपाल की बात करें तो नेपाल की नेपाली भाषा है ऑफिशियल। बांग्लादेश की ऑफिशियल भाषा बंगाली है। पाकिस्तान की उर्दू और इंग्लिश है। और आखिरी में म्यांमार की हम बात करें, म्यांमार की ब्राह्मिन्स जो कि उसका पुराना नाम है बर्मा, उसी से बना है, ब्राह्मिन्स भाषा उसकी ऑफिशियल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन है, भारत के राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, तो बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही है। भारत राज्य क्षेत्र यानी सिर्फ भारत के जो लोग हैं उनके लिए एक सिविल कोड तैयार करना। सिविल कोड का मतलब क्या है? इस देश के अंदर 2 तरीके के लॉ होते हैं,
एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब जो देश में क्रिमिनल लॉ है वो तो सभी के लिए एक है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का, उसके लिए एक ही लॉ है, एक ही लॉ के तहत, क्रिमिनल लॉ के तहत उसे सजा होगी। लेकिन इस देश के अंदर जो है वो सिविल लॉ की बात करें तो वो थोड़े अलग अलग है, रिलीजन के हिसाब से बदल जाते हैं। उसको बदल कर एक करने के लिए ही समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर आता है कि देश के अंदर इसे लागू होना चाहिए, जिससे भेदभाव और सिविल इक्वलिटी आ जाए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से कहां पर, दिल्ली के लाल किले के अंदर कहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो इसका आंसर है लाहौरी गेट। दिल्ली के अंदर एक लाहौरी गेट है, उस पे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने शपथ लेने के बाद यहाँ पर देश की आजादी का पहला झंडा फहराया था। वो जगह लाल किले के अंदर लाहौरी गेट के पर फहराया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के साथ ही विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? आंसर है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। देश की जब जीडीपी को नापा जाता है तो उसके साथ उसकी वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पाद, प्रोडक्शन का कुल उत्पादन नहीं देखते, बल्कि उसके साथ उसका जो मूल्यह्रास हो रहा है उसको भी हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, मापते हैं। ठीक है, वो हम किसके अंदर करेंगे? सकल घरेलू उत्पाद के अंदर। देश की बात की जाए कि देश की जीडीपी देश के लिए क्या मायने होती है, तो देश में अभी तक 5 ऐसे देश है जिनकी जीडीपी सबसे बड़ी है। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर जापान और पांचवें में इंडिया। अभी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी जो है वो क्रम बदल गया है, जर्मनी तीसरे पे आ गया और जापान चौथे पर। ठीक है, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमंदनी लाखिया प्रख्यात हैं किस नृत्य के लिए? कथक नृत्य के लिए। चारों पांचों जितने भी हैं जो ये नाम दिए गए हैं, चारों कथक नृतक हैं, कलाकार हैं। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राय, कुमंदनी लाखिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकिंग द कोड, माय जर्नी इन बॉलीवुड। देखिए, एक आत्मकथा लिखी गई थी, आत्मकथा जो कि 2 व्यक्तियों ने मिलकर लिखी। आयुष्मान खुराना ने लिखी थी और उसमें उनका सहयोगी जो थी वो थी उनकी पत्नी ताहरिका कश्यप और जो उनकी पत्नी है, ताहरिका कश्यप और उनके पति जो है आयुष्मान खुराना, इन दोनों ने मिलकर अपने जो बॉलीवुड के अंदर जो जर्नी उनकी रही उसको लिखा है। उस बुक को नाम इन्होंने दिया द क्रिकिंग द कोड, माय जर्नी इन बॉलीवुड। आखिरी के लास्ट 2 क्वेश्चन है, रानी मड़िया एक था लोक नृत्य की जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो जो रानी मछैया थी उन्हें 2030 में पद्मश्री भी मिला, और किसके लिए मिला? वो एक लोक नृत्य की हैं, उन्हें मिला है उल्लम आर्ट जो है उसकी लोक नृत्य की है, और उल्लम आर्ट के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है 2023 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2023 में दिया गया है। मई 2023 तक संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इस पूरी सूची में सिर्फ 2 ही लोग हैं, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी। इन दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भारत का कोई भी सिंगर नहीं है जिसे भारत रत्न दिया गया हो। ये दोनों सिंगर हैं, दोनों को भारत रत्न दिया गया है। सबसे पहले 1999 में पंडित रविशंकर को, और फिर बाद में 2009 में भीमसेन जोशी जो कि एक वोकलिस्ट भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं। पंडित रविशंकर एक सितार वादक है, उनको भारत रत्न दिया गया। हमने आज क्वेश्चन कवर किए एसएससी जीएस सेक्शन के, एसएससी एमटीएस 2023 के सेट 1 सितंबर 2023 में। हम अगली वीडियो में मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ।